हेलो गाइस। मैं हूं आकाश जैन और मैं लेके आया हूं आप लोग के लिए इंड AS23 बोरोइंग कॉस्ट। तो हम ये छोटे छोटे एफआर के वीडियो अभी लाते रहेंगे ताकि हमारा रिवीजन बहुत ही स्मूथ हो। और हम कोशिश करेंगे कि हम 5 to 7 मिनट्स में पूरा इंड एएस को कंप्लीट करें। तो गाइस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंड AS23 बोरोइंग कॉस्ट। बोरोइंग कॉस्ट बहुत ही इजी इंड एएस है और मैं चाहूंगा कि अपन ये 5 to 7 मिनट्स में कंप्लीट कर ले ये इंड एएस। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि बोरोइंग कॉस्ट होता क्या है। बोरोइंग कॉस्ट मतलब सीधी भाषा में इंटरेस्ट कॉस्ट, ब्याज का खर्चा ही बोरोइंग कॉस्ट है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि बोरोइंग कॉस्ट इंडेक्स किसके किसमें एप्लीकेबल नहीं है। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बायोलॉजिकल एसेट्स के परचेज के लिए अगर हमने कोई बोरोइंग किया या इन्वेंट्रीज के परचेज के लिए अगर कोई बोरोइंग की तो उसमें बोरोइंग कॉस्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। बोरोइंग कॉस्ट मतलब होता क्या है, तो पहले ही बात की है इंटरेस्ट और उससे रिलेटेड अदर कॉस्ट। जैसे कि बैंक को अगर अपन बैंक से फाइनेंस करते हैं तो इनिशियल प्रोसेसिंग कॉस्ट लगता है, या फिर एक्सचेंज डिफरेंस अगर कुछ है तो वो किस में आएगा, बोरोइंग कॉस्ट में आएगा। एक्सचेंज डिफरेंस बोरोइंग कॉस्ट में सिर्फ उसी पोर्शन तक क्या आएगा, किस पोर्शन तक, दो में से एक चीज लोअर। या तो हमारा एक्सचेंज लॉस हो सकता है, यानी कि हमने डॉलर में बोरोइंग कर ली, अब डॉलर की कीमत ज्यादा हो गई और हमको ज्यादा पेमेंट करना पड़ा, तो एक वो रीजन हो सकता है। या दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि हम बोरोइंग कॉस्ट अगर रुपीज में करते तो हमारा जो बोरोइंग कॉस्ट लगता और हमने डॉलर में की तो जो बोरोइंग कॉस्ट लगा वो दोनों का लोअर। सिंपल सा लॉजिक है भाई, तुमको एक्स्ट्रा बोरोइंग कॉस्ट नहीं मिलेगी। डन। अब रिकॉग्नाइजेशन क्राइटेरिया। तो बोरोइंग कॉस्ट दो चीज हो सकती, या तो वो कैपिटलाइज होगी या एक्सपेंस होगी। जनरली इंटरेस्ट कॉस्ट को हम खर्चे में डालते हैं, बट अगर वो हम कोई एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होती है, तो वो फिर वो कैपिटलाइज होगी। तो अब बात करते हैं क्वालिफाइंग एसेट्स क्या होगी। तो क्वालिफाइंग एसेट मतलब जिसको बनाने में या खरीदने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। यानी कि सब्सटेंशियल पीरियड लॉ ने बोला मैं तो नहीं बताऊंगा, तुम डिसाइड कर लो। तो जनरली हम बोलते हैं अगर 12 महीने से ज्यादा लगा तो उसको हम क्वालिफाइंग पीरियड बोलेंगे। ठीक है। तो वो सब्सटेंशियल पीरियड बोलेंगे, सॉरी, अबे क्वालिफाइंग पीरियड क्या बोलेंगे, सब्सटेंशियल पीरियड बोलेंगे। और अगर कोई एसेट्स को बनाने या खरीदने में सब्सटेंशियल पीरियड लग रहा है तो वो एसेट क्वालिफाइंग एसेट रहेगी। समझा? समझ गए? और उस एसेट्स को लेने में जो ब्याज का खर्चा आया उसको बोलेंगे बोरोइंग कॉस्ट, और वो हो जाएगी एसेट्स के साथ कैपिटलाइज। अगर कोई हमको, हम बड़ा सारा बहुत खर्चा करके एक मशीन लेके आए तो क्या वो क्वालिफाइंग एसेट्स होगी? नहीं, वो क्वालिफाइंग एसेट नहीं होगी क्योंकि वो रेडी टू यूज हो गई। रेडी टू यूज वाली एसेट क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं होगी। वही एसेट क्वालिफाइंग एसेट होगी जिसको बनाने में सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगता है। अब हम बात करते हैं कि अगर कोई एसेट को हम रेडीमेड खरीद के ले आए, बट वो हम एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए लेके आए, हम कोई बड़ा राइस मिल डाल रहे हैं या मेज यूनिट डाल रहे हैं या कुछ भी डाल रहे हैं, और उसके लिए हम कोई मशीन खरीद के लाए, अगर वो एसेट रेडी टू यूज भी है, बट जब तक कि वो इन्वेस्टमेंट पूरा खत्म ना हो जाए तब तक कि हम ये एसेट से बना हुआ माल को बेचना या बनाना चालू नहीं कर पाएंगे, तो वो भी क्वालिफाइंग एसेट है। समझ गए तुम लोग? समझ गए। अब आगे बात करते हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट कैसे होगा। भाई देख, बाकी सब बातें भाड़ में जाए, जो क्वेश्चन आएगा वो इसी से आएगा। हमको कैपिटलाइज कैसे कर, तो सबसे पहले तो देखो कि वो स्पेसिफिक बोरोइंग कॉस्ट है। अगर स्पेसिफिक है तो जितना बोरोइंग कॉस्ट लगा है माइनस, अगर हम वो पैसा पहले से लेके आ गए और उसको दूसरे जगह इन्वेस्ट कर दिए, तो भाई जो पैसा आएगा बोले तो रोकड़ा आएगा, उसको हम क्या करेंगे, बोरोइंग कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। मतलब जो नेट खर्चा हमको लगा वो हमारी एसेट में जाके कैपिटलाइज हो जाएगी। अब बात करते हैं जनरल बोरोइंग। अगर हमने कोई एसेट की स्पेसिफिक बोरोइंग नहीं किया है और जनरली हम बैंक से एक अमाउंट फाइनेंस करवा के ले आए और हम अपना खर्चा करते जाते हैं, तो भाई सबसे पहले तो ये जितने भी हम, हो सकता है कि 2-3 लोन लेके आए, तो अब वो 2-3 लोन का जितना कॉस्ट ऑफ बोरोइंग लगेगा और जितने पीरियड में जो एवरेज अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहेगा वो दोनों का जो रेट निकल जाएगा। समझ गए? मतलब 3 लाख का खर्चा हुआ और एवरेज हमारा 8 लाख रुपए पूरे साल भर बोरोइंग रहा, तो 3 लाख बाई 8 लाख जो रेट आएगा वो हमारा क्या हो गया कि कैपिटलाइजेशन रेट। दूसरा स्टेप है कि अब निकाल लो कि खर्चा कितना हो। भाई खर्चा मेरा क्वालिफाइंग एसेट में 100 करोड़ हुआ, लेकिन 20 करोड़ का तो मैं स्पेसिफिक बोरिंग लेके रखा हूं, तो मेरा नेट जनरल बोरिंग में से कितना खर्चा हुआ, 80 करोड़ रुपए हुआ, तो वो मैं एक्सपेंस निकाल लूंगा।
कि मेरा असली में बोरोइंग से रिलेटेड, मतलब मेरे घर का पैसा कितना गया, वो मेरा क्या हो गया, एक्सपेंस ऑन क्वालिफाइंग एसेट। अब मैं जो कैपिटलाइजेशन रेट आया उसको एक्सपेंस ऑन बोरोइंग, एक्सपेंस जितना लगा उससे मल्टीप्लाई करूंगा, जो अमाउंट आया वो मेरा बोरोइंग कॉस्ट है, वो मैं कैपिटलाइज कर दूंगा। ठीक है। जर्नल एंट्री, भाई जर्नल एंट्री तो मतलब सीए फाइनल में लेवल में आके अगर अपन जर्नल एंट्री डिस्कस करें, मतलब हम बहुत पीछे चल रहे हैं। जर्नल एंट्री कोई भी नहीं है। बोरोइंग कॉस्ट लगी, भाई घर से खर्चा हुआ तो बोरोइंग कॉस्ट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हम क्वालिफाइंग एसेट्स खरीदेंगे, क्वालिफाइंग एसेट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्वालिफाइंग एसेट्स में अब बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना है तो क्वालिफाइंग एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बोरोइंग कॉस्ट। जो बचा, जो एक्सपेंस वाला पोर्शन है वो पीएल में चल जाएगा। बात खत्म। अब बात करते हैं कि कब कैपिटलाइजेशन चालू होगा, कब रुकेगा और कब खत्म होगा। ठीक है। तो देखो भाई, क्वेश्चन में तो हमारे पास जब आएगा तो हमको कमेंसमेंट डेट में ही वो गेम खेलेगा। आप ये मान लो कि वो कमेंसमेंट के डेट में गेम खेलेगा। कमेंसमेंट एक ही चीज होगा, जब तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाए। ध्यान से सुनो भाई लोग, तीनों कंडीशन अगर जब फुलफिल हो जाए तभी हमको कमेंसमेंट चालू करना है। समझ गए? मतलब क्या, कि हमने डेवलपमेंट ऑफ एसेट्स चालू कर दिया, उसमें खर्चा लगना चालू हो गया और बोरोइंग कॉस्ट का भी खर्चा लगना चालू हो गया। अगर ये तीनों चीज कंडीशन फुलफिल हो रहे हैं तो हम बोरोइंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करना चालू कर देंगे। फिर सस्पेंशन को 2 मिनट रोक लो, वो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन बोरोइंग कॉस्ट लगना कब बंद हो जाएगा, अगर हमारा बोरोइंग कॉस्ट लगना ही बंद हो गया, या फिर बोले तो एसेट रेडी टू यूज हो गए, मतलब या तो वो गया या तो ये गया। समझ गए? दोनों में से जो अर्लियर हुआ तो हमारा सजेशन हो जाएगा। अब अगर हमारा पार्ट ऑफ एसेट रेडी टू यूज हो गया तो फिर क्या होगा, उस पार्ट से रिलेटेड जितना बोरोइंग कॉस्ट है वो सीज हो जाएगा। डन। अब बात करते हैं सस्पेंशन। रुकेगा कब, अगर कोई एबनॉर्मल रीजन, ध्यान से सुनो, अगर एबनॉर्मल रीजन के कारण हमारा डेवलपमेंट ऑफ एसेट्स नहीं हो पा रहा है तो उस पीरियड का बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना रुक जाएगा, यानी कि हम उसको पीएल में डाल सकते हैं। अब ये देखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट डिस्कस कर रहे हैं इंडेक्स तो पूरा करेंगे, क्योंकि सीए तो आधा नहीं बनना है ना भाई, सीए तो पूरा ही बनना है। तो हमारा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, अगर बोरोइंग कॉस्ट कितना कैपिटलाइज हुआ ये डिस्क्लोज करना पड़ता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, और कैपिटलाइजेशन रेट जनरल बोरोइंग के लिए क्या रहा। अब बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होगा तो याद रखना, अगर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बोरोइंग कॉस्ट हो रहा है तो हम इंडिविजुअल कंपनी के बेसिस में सोचेंगे, एंटिटी बेसिस में सोचेंगे, और सीएफएस में हो रहा है तो ग्रुप बेसिस में। मतलब अगर इंट्रा ग्रुप या फिर इंट्रा कंपनी अगर लोन देना लेना है तो वो बोरोइंग कॉस्ट में नहीं आएगा। जो पूरी कंपनी मतलब पूरा ग्रुप एज अ होल जो बोरोइंग रहेगा वही बस बोरोइंग कॉस्ट में आए। समझ गए तुम लोग? तो ये बोरोइंग कॉस्ट अपना खत्म हो चुका है, जो भी बोलो बहुत जल्दी हो गया है। और ऐसे ही अपन शॉर्ट शॉर्ट वीडियो और लाते रहेंगे। अगर आप चाहते हो कोई इंडेक्स का मैं पहले वीडियो लाऊं विद, आपको ये समरी नोट के साथ ही मिलेगी मेरी वीडियो। अगर आप चाहते हैं कोई इंडेक्स आपको जल्दी करना है तो आप वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आप सबसे गुजारिश है कि भाई लोग इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी अच्छी वीडियो ये फाइनल के लिए आने वाली है इसी चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।